दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो पहली नजर में महज एक हादसा लगती है, लेकिन जैसे जैसे धागे खुलते हैं उनके पीछे छिपी सच्चाई हर किसी को हैरान कर देती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में कई ऐसे मोड़ हैं जो कुछ महीने पहले देश भर में चर्चा में रहे एक दूसरे हाई प्रोफाइल केस की याद दिलाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर स्थित लोहागढ़ किला ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर जगह। सैकड़ों साल पुराने इस किले तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई और लंबी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने और ट्रैकिंग का आनंद लेने आते हैं, लेकिन 18 जून की सुबह इस खूबसूरत जगह पर एक ऐसी घटना हुई जिसने बाद में पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींची। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे केतन अग्रवाल और सिया गुप्ता लोहागढ़ किले की ओर निकले। दोनों पुणे के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। कुछ ही महीने पहले 11 फरवरी उनकी सगाई हुई थी और इसी साल 25 नवंबर को शादी की तारीख तय की गई थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे और सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किले पर पहुंचने के बाद दोनों आसपास घूम रहे थे, वहां मौजूद मंदिर और दूसरे स्थानों को देख रहे थे। केतन को ट्रैकिंग का काफी शौक था और वो पहले भी कई बार इस इलाके में आ चुका था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। बताया गया कि अचानक केतन का संतुलन बिगड़ा और वो लगभग 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ये दृश्य देखते ही सिया घबरा गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और दूसरे लोग तुरंत घटना स्थल की ओर दौड़े। सिया ने उन्हें बताया कि दोनों खाई के बिल्कुल किनारे खड़े थे। तभी अचानक केतन का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे जा गया। इसके बाद उसने रोते हुए अपने परिवार को फोन किया और हादसे की जानकारी दी। खबर मिलते ही दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। घर वाले तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। दूसरी ओर गार्ड की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद बड़े स्तर पर तलाशी शुरू हुई, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। खाई बेहद गहरी थी और उसका दायरा भी काफी बड़ा था। पूरे दिन खोजबीन चलती रही, मगर केतन का कोई सुराग नहीं मिला। देखते ही देखते 18 जून का दिन समाप्त हो गया। 19 जून की सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम, पुलिस कर्मियों और स्थानीय कर्मचारियों को खाई के काफी नीचे केतन का शव मिला। शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इसे दुर्घटना मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया। उस समय तक किसी को इस घटना में किसी साजिश की आशंका नहीं थी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सहानुभूति सिया के लिए दिखाई दे रही थी। लोगों का कहना था कि कुछ महीने पहले जिसकी सगाई हुई हो और कुछ ही महीनों बाद जिसकी शादी होने वाली हो, उसके सामने ऐसा हादसा होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हर कोई उसे सांत्वना दे रहा था और उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों परिवार शहर के जाने माने कारोबारी परिवारों में गिने जाते थे। सिया के पिता ड्राई फ्रूट्स, मसालों और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े थे, जबकि केतन का परिवार भी रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बड़ा नाम रखता था। उस समय तक पूरा शहर इसे एक दुखद हादसा मान रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जांच ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां इस घटना की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। 20 जून को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केतन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर के कई लोग वहां मौजूद थे। अग्रवाल और गुप्ता परिवार के सदस्य भी इस दुख की घड़ी में शामिल हुए। एक तरफ मातम का माहौल था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महज 26 साल की उम्र में एक युवा जिंदगी इस तरह खत्म हो जाएगी। अगले दिन सिया भी केतन के घर पहुंची, उस घर में जहां कुछ महीनों बाद उसकी दुल्हन बनकर विदाई होने वाली थी। लेकिन आज वो बात नहीं थी। घर में शोक पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। हर चेहरे पर दर्द और खामोशी दिखाई दे रही थी। सिया वहां संवेदना व्यक्त करने पहुंची थी, लेकिन उसे देखकर घर वालों को उसी पर तरस आ रहा था। लोग यही कह रहे थे कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शादी से पहले ही उसका होने वाला जीवन साथी दुनिया छोड़ गया। वो केतन की बहन को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी और केतन की बहन भी उससे बात कर रही थी।
लेकिन इसी दौरान उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उसने सिया से पूछा, आखिर उस दिन हुआ क्या था? मेरा भाई नीचे कैसे गिर गया? सवाल तो सवाल था, लेकिन जवाब देते समय सिया का व्यवहार अचानक बदल गया। अब तक जो माहौल पूरी तरह शोक और संवेदना से भरा हुआ था, उसमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। केतन की बहन ने गौर किया कि सिया के चेहरे का रंग बदल रहा है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, जैसे वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही। बहन को ये बात खटक गई। उसे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसके मन में पहली बार गंभीर संदेह पैदा हुआ। वो तुरंत वहां से उठी और अपने पिता को अलग से ले जाकर बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा भाई ट्रैकिंग में माहिर था। वो ना जाने कितनी बार अकेले ट्रैकिंग पर गया, इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर गया, लेकिन कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह थी कि केतन के पिता के मन में भी पहले से कुछ सवाल थे। उनके संदेह की वजह थी, उन्होंने देखा था कि पिछले कुछ समय में सिया बार बार उसी लोहागढ़ किले में जाने की जिद कर रही थी। कई बार उसने केतन को वहां चलने के लिए कहा था, यहां तक कि एक बार परिवार वालों ने खुद मना कर दिया था। अब जब इन सारी बातों को जोड़ा गया तो उन्हें मामला साधारण दुर्घटना नहीं लगा। इसी संदेह के साथ केतन के पिता और उसकी बहन पुलिस स्टेशन पहुंची। उधर पुलिस शुरुआती जांच के बाद एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, लेकिन परिवार इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों एसपी से मिले और साफ शब्दों में कहा, हमें नहीं लगता कि ये एक हादसा है। हमें शक है कि हमारे बेटे की हत्या हुई है। पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा। तब परिवार ने अपने सारे संदेह सामने रखे। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सामान्य नहीं लगी। उन्हें खास तौर पर सिया के व्यवहार पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए, सिया के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की जाए और उसके निजी संपर्कों की भी पड़ताल की जाए। परिवार ने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि सिया की जिंदगी में कोई और युवक भी मौजूद है, इसलिए उसकी जांच भी जरूरी है। मामला दो बड़े कारोबारी परिवार से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया। अब जांच का दायरा बढ़ गया। किले के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली गई। सिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू हुई। उसके परिवार और परिचितों से पूछताछ की गई। साथ ही पुलिस ने अपने सूत्र भी जानकारी जुटाने में लगा दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ बेहद दिलचस्प बातें सामने आने लगी। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन कई घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर जाकर टिक गई जिसने उनका ध्यान खींच लिया। वो एक युवक था जिसने हुडी पहन रखी थी। पहली नजर में ये कोई खास बात नहीं लगी, लेकिन पुलिस ने गौर किया कि घटना वाले दिन उसी समय जब केतन और सिया किले की ओर बढ़ रहे थे, ये शख्स भी बार बार अलग अलग कैमरों में दिखाई दे रहा था। फुटेज में देखा गया कि जहां जहां केतन और सिया आगे बढ़ते, कुछ दूरी पर यह हुडी पहने युवक भी उनके पीछे दिखाई देता। सवाल यह था, क्या यह सिर्फ संयोग था? किले पर हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, इसलिए किसी का वहां मौजूद होना अपने आप में शक की बात नहीं थी। लेकिन एक चीज पुलिस को लगातार परेशान कर रही थी। इतनी गर्मी में, इतनी ऊंचाई पर, जहां लोग पसीने से तर हो जाते हैं, वहां कोई शख्स सिर से लेकर चेहरा तक ढककर क्यों घूम रहा? पुलिस ने फुटेज बार बार देखी। उन्हें महसूस हुआ कि पूरे इलाके में लगभग सभी लोग सामान्य कपड़ों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह अकेला व्यक्ति था जिसने हुडी पहन रखी थी और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस को लगने लगा कि शायद ये व्यक्ति जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। यही वो पहला बिंदु था जहां जांच ने नया मोड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर ये हुडी पहनने वाला शख्स था कौन? सीसीटीवी फुटेज से उसकी स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए जांच की दूसरी टीम ने सिया के मोबाइल रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू कर दी। कॉल डिटेल्स खंगालते हुए पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर जाकर टिक गई जिसने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया। जनवरी से लेकर 18 जून की सुबह तक, यानी घटना वाले दिन से ठीक पहले तक, उस नंबर पर कुल 2004 कॉल्स दर्ज थी। संख्या अपने आप में चौंकाने वाली थी, लेकिन असली हैरानी तब हुई
जब पुलिस ने इन कॉल्स की कुल अवधि निकाली। हिसाब लगाने पर पता चला कि इन बातचीत में कुल 338 घंटे बिताए गए थे। 338 घंटे यानी लगभग 14 दिनों से भी ज्यादा का समय सिर्फ फोन पर बातचीत में गुजरा था। 6 महीने के भीतर इतनी लंबी और लगातार बातचीत ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल यह था कि आखिर ये नंबर किसका है? कौन है वो व्यक्ति जिससे सिया लगातार संपर्क में थी? जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नंबर पुणे के ही एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार के बेटे का है। उसका नाम था चेतन चौधरी। चेतन उसी इलाके में रहता था जहां सिया के परिवार का कारोबार था। इतनी बड़ी संख्या में कॉल और इतनी लंबी बातचीत देखकर पुलिस को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि दोनों के बीच सिर्फ सामान्य पहचान से कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता हो सकता है। अब अगला कदम था, पुलिस ने फैसला किया कि घटना वाले दिन चेतन की लोकेशन चेक की जाए। अगर वो 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले के आसपास मौजूद मिला तो कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआती जांच में कहानी कुछ और ही दिखाई दी। मोबाइल लोकेशन के अनुसार चेतन उस दिन किले में नहीं था। उसकी लोकेशन पुणे शहर में उसके दफ्तर की दिखाई दे रही। कुछ देर के लिए पुलिस को लगा कि शायद उस पर किया गया शक गलत साबित हो गया, लेकिन तभी एक और तथ्य सामने आया। जांच में पता चला कि 18 जून की सुबह करीब 7 बजे से लेकर रात लगभग 9 बजे तक चेतन के मोबाइल पर इंटरनेट सेवा बंद रही। आज के समय में ऐसा व्यवहार बेहद असामान्य माना जाता है। फोन चालू था, कॉल्स भी आ जा रही थी, लेकिन इंटरनेट पूरे दिन बंद रखा गया था। यहीं से पुलिस का संदेह फिर गहरा गया। अब जांच टीम सीधे चेतन के कार्यालय पहुंची। वहां कर्मचारियों से पूछताछ की गई। चेतन ने भी यही कहा कि उसका मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन सब कुछ साबित कर देंगे कि वो किले तक गया ही नहीं। लेकिन पूछताछ के दौरान एक कर्मचारी ने ऐसी जानकारी दी जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। उसने बताया कि घटना वाले दिन सुबह चेतन उसका मोबाइल फोन अपने साथ ले गया था। कारण यह बताया था कि उसने खुद के फोन में कुछ तकनीकी समस्या आ गई। बस यहीं से पुलिस को नई दिशा मिल गई। तुरंत उस कर्मचारी का फोन नंबर लिया गया और उसकी लोकेशन हिस्ट्री निकाली। जब लोकेशन रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को वही मिला जिसकी उसे तलाश थी। कर्मचारी का मोबाइल उसी दिन उसी समय लोहागढ़ किले के आसपास मौजूद था, ठीक वहीं जहां केतन और सिया गए। अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। जिस व्यक्ति का मोबाइल किले में मौजूद था वो कर्मचारी नहीं बल्कि चेतन था, और जिस मोबाइल की लोकेशन दफ्तर दिखा रही थी वो उसका अपना फोन था जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने चेतन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक दबाव नहीं झेल पाया। कुछ ही समय में उसने ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। चेतन के बयान के बाद पुलिस की एक दूसरी टीम तुरंत सिया के घर पहुंची। उसे बताया गया कि केतन की मौत के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने, क्योंकि वो घटना की प्रत्यक्ष गवाह थी। सिया भी बिना किसी खास आशंका के पुलिस के साथ चली गई। उसे लगा कि शायद जांच में सहयोग के लिए बुलाया गया, लेकिन थाने पहुंचकर जब उसका सामना चेतन चौधरी से हुआ तो हालात अचानक बदल गए। अब दोनों के सामने एक दूसरे के बयान थे और यहीं से वो कहानी सामने आने लगी जिसने सभी को चौंका दिया। जांच में जो बात निकल कर आई उसका आधार एक पुराने प्रेम संबंध में छिपा था। बताया गया कि सिया एक संपन्न कारोबारी परिवार की बेटी थी। पिछले साल दिवाली के आसपास उसकी मुलाकात चेतन चौधरी से हुई थी। दोनों के परिवारों के व्यापार एक ही इलाके में थे, इसलिए मिलना जुलना आसान था। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। समय के साथ ये रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परिवारों की अपनी योजनाएं थी। सिया के पिता और केतन के पिता सालों पुराने दोस्त थे। करीब 35 साल से दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। इसी पुराने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिवारों ने तय किया कि दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। यहीं से सिया और केतन की शादी की बात आगे बढ़ी। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। घर वालों की सहमति मिल गई थी, तैयारियां शुरू हो गई थी और 11 फरवरी को दोनों की सगाई भी कर दी गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा असहज था और वो थी सिया, क्योंकि उसके दिल में पहले से किसी और के लिए जगह थी। वो चेतन से जुड़ी हुई थी। वो इस शादी को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन परिवार के सामने खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक तरफ परिवार की उम्मीदें थी, दूसरी तरफ उसका अपना रिश्ता
और इसी टकराव ने आगे चलकर इस पूरी कहानी को एक बेहद खतरनाक मोड़ की ओर धकेलना शुरू किया। 11 फरवरी को सगाई संपन्न हो गई और उसके बाद दोनों की जिंदगी कई बदलाव आने लगे। केतन अब इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर था। वो जहां भी जाता कोशिश करता कि सिया भी उसके साथ रहे। उसे अपने दोस्तों से मिलवाता, रिश्तेदारों से मिलवाता, परिवार के साथ समय बिताने के लिए बुलाता। सिया भी घर आती जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। जहां केतन इस रिश्ते के और करीब आ रहा था, वहीं सिया भीतर ही भीतर इससे दूर होती जा रही थी। इसी बीच शादी की तारीख तय हो गई। 25 नवंबर को जयपुर के आलीशान पैलेस में डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित की जानी थी। शादी की तैयारियां इतने बड़े स्तर पर चल रही थी कि परिवार ने करोड़ों रुपए खर्च कर 24 और 25 नवंबर के लिए पूरा पैलेस बुक कर लिया। मेहमानों की सुविधा के लिए 2 चार्टर्ड विमान भी रिजर्व कराए गए ताकि पुणे से सभी खास मेहमानों को जयपुर लाया जा सके। दोनों परिवार उत्साह में थे, तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन दूसरी तरफ सिया के मन में बिल्कुल एक अलग संघर्ष चल रहा था। उसे एक बात साफ साफ समझ में आ चुकी थी कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि इस रिश्ते से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब उसके पास नहीं था। इसी उधेड़-बुन के बीच 31 मई की तारीख आती है। उस दिन केतन ने सिया से कहा कि उसे ट्रैकिंग पर जाना है और पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगी। मंजिल थी लोहागढ़ किला। सिया ने ज्यादा उत्साह तो नहीं दिखाया, लेकिन आखिरकार वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो। दोनों किले तक पहुंचे। केतन को ट्रैकिंग का शौक था, इसलिए वो उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर गया। आखिरकार दोनों उस हिस्से तक पहुंच गए जहां नीचे गहरी खाई थी और ऊंचाई करीब 340 फीट के आसपास थी। यही खड़े होकर पहली बार सिया के मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर यहां से केतन नीचे गिर जाए तो शायद हर कोई इसे एक हादसा ही मानेगा। किसी को शक नहीं होगा, रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार जी सकती है। बताया जाता है कि यहीं से उसके मन में पहली बार ये योजना आकार लेने लगी। वो उस दिन घर तो लौट आई, लेकिन उसके मन में वही विचार घूम रहा था। अब वो दोबारा उसी जगह जाने का मौका तलाशने लगी। कुछ दिनों बाद 5 जून को उसने अचानक केतन से कहा कि एक बार फिर लोहागढ़ चलते हैं, लेकिन इस बार बात बनी नहीं। केतन ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो गए थे, इतनी जल्दी दोबारा जाने का क्या मतलब। परिवार वालों ने भी यही राय दी। किले की चढ़ाई आसान नहीं थी, इसलिए सभी ने फिलहाल जाने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 5 जून का कार्यक्रम रद्द हो गया और जिस मौके का इंतजार सिया कर रही थी वो उसके हाथ से निकल गया। लेकिन अगले ही दिन एक और कार्यक्रम तय था। 6 जून की शाम केतन, उसकी बहन और करीबी दोस्त और सिया चारों इंडोनेशिया के बाली के लिए रवाना होना था। टिकट पहले से बुक थे, सारा इंतजाम पूरा था, लेकिन सिया किसी भी हालत में इस यात्रा पर नहीं जाना चाहती थी। उसके मन में लगातार यही चल रहा था कि किसी तरह ये ट्रिप रद्द हो जाए। घर से सभी लोग सामान लेकर निकले। एक बैग में यात्रा से जुड़ी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे गए, जिसमें पासपोर्ट, टिकट और विदेशी मुद्रा भी शामिल थी। रास्ते में एक जगह सिया ने गाड़ी रोकने की बात की। उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। गाड़ी रुक गई। बाकी लोग भी नीचे उतर गए और चाय नाश्ते के लिए अलग हो गए। इसी दौरान सिया ने मौका देखकर उस बैग से केतन का पासपोर्ट निकाल लिया। उसने पासपोर्ट को अपने कपड़ों में छिपाया और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। बताया जाता है कि वहां वॉशरूम में जाकर उसने पासपोर्ट नष्ट कर दिया। कुछ देर बाद वो सामान्य तरीके से वापस आई और सभी लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बारी आई तो एक बड़ी समस्या सामने आ गई। बाकी तीनों लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद थे, लेकिन केतन का पासपोर्ट गायब था। हर जगह तलाश की गई, बैग दोबारा चेक किए गए, घर पर फोन कर जानकारी ली गई, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। केतन बार बार यही कह रहा था कि वो घर से पासपोर्ट लेकर निकला था। फिर अंदाजे लगाए जाने लगे, शायद कहीं गिर गया होगा, शायद रास्ते में छूट गया होगा या किसी जगह भूलवश रह गया होगा। इन तमाम संभावनाओं के बीच आखिरकार पूरी यात्रा रद्द करनी पड़ी। चारों लोगों को वापस लौटना पड़ा। यही वो नतीजा था जो सिया चाहती थी। बाली का कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिन बाद 14 जून को सिया ने एक बार फिर लोहागढ़ किले जाने की इच्छा जताई। उसने कहा कि उसे वो जगह बहुत पसंद आई थी। केतन ने भी हामी भर दी। उसे लगा कि बाली की ट्रिप तो रद्द हो गई, ऐसे में घूमने के लिए एक दिन वहां चलने में कोई परेशानी नहीं।
दोनों फिर उसी किले पर पहुंचे, उसी रास्ते से गुजरे और एक बार फिर उसी ऊंचाई तक पहुंचे जहां नीचे गहरी खाई मौजूद थी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। बताया जाता है कि सिया पहले से एक इरादे के साथ वहां पहुंची थी और जब उसे मौका मिला तो उसने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में वो पिछले कई दिनों से सोच रही थी। 14 जून की उस घटना को समझना बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि जब पहली बार सिया ने केतन को पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश की, एक अप्रत्याशित चीज उसके बचाव का कारण बन गई। खाई के किनारे के पास एक पेड़ का हिस्सा मौजूद था। केतन का संतुलन जरूर बिगड़ा, लेकिन वो पूरी तरह नीचे नहीं गिरा। किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया और उस पेड़ के सहारे रुक गया। कुछ पल के लिए हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे, लेकिन वो बच गया। उधर सिया को भी तुरंत एहसास हो गया कि उसकी कोशिश सफल नहीं हुई। ऐसे में उसने बिना देर किए एक बहाना तैयार किया। वो अचानक घबराई हुई आवाज में चिल्लाने लगी, सांप सांप। केतन ने जब खुद को संभाला तो स्वाभाविक रूप से उससे पूछा कि आखिर ये हुआ क्या। तब सिया ने कहा कि उसने एक सांप देखा था और उसी से बचाने के लिए उसे पीछे की ओर धक्का दिया। उसने दावा किया कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद सांप हमला कर देता। केतन को उसकी बात पर भरोसा हो गया। उसे लगा जिस घटना को वो हादसा समझ रहा है, दरअसल उसमें सिया ने अपनी जान बचाई। घर लौटने के बाद भी उसने यही बात अपने परिवार को बताई। उसने कहा कि अगर सिया समय रहते प्रतिक्रिया ना देती तो शायद सांप के कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दिन वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, उसी दिन वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। 14 जून की कोशिश असफल रही, लेकिन इसके बाद हालात और गंभीर हो गए। सिया पहले से ज्यादा बेचैन थी क्योंकि उसे समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। 19 जून को उसका जन्मदिन आने वाला था। सगाई के बाद ये पहला जन्मदिन था जिसे दोनों परिवार मिलकर खास बनाने की तैयारी कर रहे थे। केतन और उसके परिवार ने महाबलेश्वर के एक बड़े रिजॉर्ट में समारोह आयोजित करने की योजना बनाई थी। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को निमंत्रण दिया जा चुका था। पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन सिया इस आयोजन को लेकर उत्साहित नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि भविष्य की ये तस्वीरें आगे बढ़े। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। बताया जाता है कि वो इस रिश्ते से उससे पहले बाहर निकलना चाहती थी। इसी वजह से 18 जून की सुबह, यानी अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले, उसने एक बार फिर केतन के सामने लोहागढ़ जाने का प्रस्ताव रखा। केतन ने हैरानी जताई। उसने कहा वो हाल ही में 2 बार वहां जा चुके हैं, फिर दोबारा जाने की क्या जरूरत। तब सिया ने एक नया कारण बताया। उसने कहा उसे वो जगह बेहद खूबसूरत लगी। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक दृश्य, और उसे लगता है कि प्री वेडिंग शूट के लिए वो लोकेशन बिल्कुल उपयुक्त होगी। उसने कहा कि वो सिर्फ एक बार और जाकर ठीक से जगह देखना चाहती ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। केतन को यह बात बिल्कुल सामान्य लगी। उसे लगा कि शादी की तैयारियों के बीच ये स्वाभाविक इच्छा है और अगले दिन उसका जन्मदिन भी था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। दोनों ने सुबह निकलने का कार्यक्रम तय कर लिया, लेकिन जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार इसी दौरान दूसरी तरफ एक और योजना भी बन रही थी। बताया गया कि एक रात पहले ही सिया ने चेतन को संदेश भेजकर कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा, महाबलेश्वर का कार्यक्रम सामने है, शादी की तैयारियां भी तेजी से आगे बढ़ रही, इसलिए यही आखिरी मौका हो सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसके बाद पूरी रणनीति तैयार की गई, क्योंकि दोनों जानते थे कि किसी भी असामान्य मौत के बाद पुलिस जांच करेगी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ होगी, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे। इसी वजह से कथित तौर पर एक ऐसी योजना बनाई गई जिससे शक कम से कम। बताया जाता है कि चेतन ने अपना मोबाइल फोन कार्यालय में छोड़ दिया और अपने कर्मचारी का मोबाइल अपने साथ ले लिया ताकि डिजिटल रिकॉर्ड में उसकी लोकेशन पूरे दिन दफ्तर के आसपास दिखाई दे। योजना यह भी थी जब सिया और केतन किले की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तब सिया सोशल मीडिया के जरिए संदेश देगी और उसके बाद चेतन वहां पहुंच जाएगा। 18 जून की सुबह दोनों किले के लिए रवाना हुए। करीब 10:30 बजे वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पहले भी जा चुके थे। कुछ ही देर बाद एक संदेश भेजा गया और फिर जांच के अनुसार हुडी पहनकर चेहरा छिपाए एक व्यक्ति वहां पहुंचे। वो चेतन था। बताया जाता है कि उस समय केतन आसपास के दृश्य देख रहा था, उसका ध्यान दूसरी ओर था और तभी कथित रूप से दोनों ने मिलकर उसे पीछे की ओर धक्का दिया। इस बार परिस्थितियां अलग थी और बच निकलने की कोई संभावना नहीं बची।
केतन सीधे लगभग 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा। अगले दिन उसी खाई से उसका शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया, इन तथ्यों के बाद पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इस पूरे मामले की जड़ में वही विवाद सामने आया जो कई अन्य चर्चित मामलों में भी देखने को मिला। एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई निभाना नहीं चाहता था, लेकिन सच कहने या फैसला लेने की बजाय रास्ता कुछ और चुन लिया गया और नतीजा ये हुआ कि एक युवा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी वजह से इस घटना की तुलना कई लोग उन मामलों से करने लगे जिन्होंने हाल के सालों में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे मामलों में सबसे दुखद पहलू यही होता है कि किसी रिश्ते को स्वीकार ना करने या उससे बाहर निकलने की इच्छा कभी कभी इतनी खतरनाक दिशा ले लेती है कि बात सीधे एक इंसानी जान तक पहुंच जाती है। कई लोग यही सवाल उठाते हैं कि अगर कोई रिश्ता मंजूर नहीं था, अगर शादी नहीं करनी थी, अगर किसी और के साथ जिंदगी बिताने की इच्छा थी, इसके लिए दूसरे रास्ते भी मौजूद थे। साफ साफ मना किया जा सकता था, परिवार से बात की जा सकती थी, अपनी पसंद बताई जा सकती थी और अगर हालात बेहद मुश्किल भी होते तब भी किसी की जिंदगी छीनने से बेहतर कोई और रास्ता चुना जा सकता था। इस घटना के सामने आने के बाद केतन अग्रवाल के पिता का बयान भी काफी चर्चा में रहा। अपने 26 साल के बेटे को खो चुके एक पिता ने बेहद दर्द के साथ कहा कि अगर उन्हें एक बार भी ये बता दिया जाता कि सिया किसी और से शादी करना चाहती है तो वो खुद इस रिश्ते को खत्म कर देते। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ एक तस्वीर भी भेज दी जाती, अगर सिर्फ इतना कह दिया जाता कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। उनका कहना था कि रिश्ते टूटने का दुख जरूर होता, लेकिन वो दुख उस दर्द से कहीं ज्यादा छोटा होता जो एक बेटे को हमेशा के लिए खो देने के बाद मिला। एक पिता के तौर पर उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसी सोच पैदा कैसे होती है, कैसे कोई युवा व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि किसी समस्या का समाधान किसी की जान लेना है। उनके शब्दों में दर्द भी था, गुस्सा भी था और एक ऐसा सवाल भी था जिसका जवाब शायद पूरा समाज तलाश रहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था तो खुलकर बात की जा सकती थी, परिवारों को बताया जा सकता था, लेकिन जिस रास्ते का चयन किया गया उसने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यही वजह है कि इस घटना की चर्चा के दौरान कई लोगों ने इसे उन अन्य चर्चित मामलों से जोड़ा जहां प्रेम संबंध, पारिवारिक दबाव और शादी को लेकर असहमति आखिरकार एक दुखद अपराध में बदल गई। लोगों को कई समानताएं दिखाई दी। एक तरफ एक मामला जिसमें शादी के कुछ ही दिनों बाद पति की हत्या कर दी गई थी और दूसरी तरफ एक ये मामला जहां शादी से पहले ही होने वाले दूल्हे की जान चली गई। एक मामले में धार्मिक यात्रा और घूमने फिरने का बहाना बनाया गया था, दूसरे मामले में प्री वेडिंग शूट और खूबसूरत लोकेशन देखने की। एक जगह कथित तौर पर प्रेम संबंध के कारण पति रास्ते से हटाया गया, दूसरी जगह आरोप यही है कि होने वाले पति को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि कोई और रिश्ता पहले से मौजूद था। इन समानताओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सच वही है जो एक परिवार हर दिन महसूस कर रहा है। एक 26 साल का युवा जिसके घर में कुछ महीनों बाद शादी की शहनाइयां बजनी थी, जहां खुशियों की तैयारियां चल रही थी, जहां मेहमानों की सूची बन रही थी, जहां भविष्य के सपने सजाए जा रहे थे, वो घर आज शोक में डूबा हुआ है। शादी की तैयारियों की जगह अब यादें रह गई है, उत्सव की जगह सन्नाटा और उन सपनों की जगह सवाल जिनका जवाब शायद कभी पूरी तरह ना मिल सके। फिलहाल इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन यह घटना एक बार फिर यही याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते में सच बोलना, असहमति जताना या कठिन फैसला लेना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी की जिंदगी छीन लेने से हमेशा बेहतर विकल्प होता है। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई घटना, एक नई विश्लेषण और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी। नमस्कार।